नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख यात्रा पर। सेना प्रमुख वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति का लेंगे जायजा। वरिष्ठ फील्ड कमांडर सेना प्रमुख को देंगे जमीनी हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूएसआईएसपीएफ एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए करता है काम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक बार फिर से हुआ शर्मसार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 भारतीयों को प्रतिबंधित सूची में डालने के इस्लामाबाद के प्रस्ताव को किया खारिज। यूएनएससी के 5 सदस्यों अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने प्रस्ताव पर लगाई रोक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने को लेकर सरकार सभी विपक्षी दलों से कर चुकी है बातचीत। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को छोड़कर सभी ने इस व्यवस्था पर जताई सहमति। कहा, सरकार बहस से नहीं भाग रही, सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए है तैयार। देश भर में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो जाएगी मेट्रो रेल सेवा। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेगी मेट्रो ट्रेन। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। कोविड-19 की रिकवरी दर 77% से ऊपर। अब तक 29,70,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। मृत्यु दर घटकर 1.75% हुई। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। 8,66,000 से अधिक लोगों की दुनिया भर में हुई अब तक मौत। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। अब देखते हैं आज की बड़ी क्या है खबर। और आज की बड़ी खबर पर अब डालते हैं नजर। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज सुबह अपनी 2 दिन की यात्रा पर लद्दाख पहुंचे हैं। लद्दाख की अपनी इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर पूर्वी लद्दाख में ताज़ा हालात की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही सेना प्रमुख सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। सेना प्रमुख 2 दिन की लद्दाख यात्रा पे पहुंचे हैं और वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे वो बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस वक्त किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और निश्चित तौर पर ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई होगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक और द्विपक्षीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS सदस्य राष्ट्रों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। 5 सितंबर तक की इस यात्रा के दौरान आज रक्षा मंत्री अपने रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु से द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और हमारे साथ में जुड़ गए। इसके अलावा हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर यादव हमारे सहयोगी मौजूद है, इसके अलावा अभिषेक झा भी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरीके से देखा जाए इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही उनके बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा है वो SCO की बैठक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का मल्टी लेवल फोरम पर किस तरीके का एक तरीके से जो कोशिश है और किस तरीके से ये बात अब आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है सहयोग के लिहाज से। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये उनका दौरा है। देखिए, आप जानते हैं जो 2 महीने पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर गए थे, मॉस्को में गए थे। 75वीं वर्षगांठ थी सेलिब्रेट करने की एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ये उनका दूसरा दौरा है, एक के बाद एक। आपको मालूम है आजकल कोविड के जमाने में कोई ज्यादा इतना ट्रैवल नहीं करता है, परंतु हमारे रक्षा मंत्री का वहां पर जाना 2 मर्तबा 3 महीने के अंदर, तो यही दर्शाता है जो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो संबंध जो है रूस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, और जो वहां पर कुछ और देश हैं जो कि भाग ले रहे हैं उसमें, जैसे मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये वाले भी, इनके साथ हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ जो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत सदस्य बना था 2017 में, तो वहां पर भी जो बातचीत होने वाली है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। सबसे ज्यादा जो महत्व होगा जो वहां पर अफगानिस्तान के बारे में बातचीत की जाएगी, तो भारत का वहां पर होना अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए एक प्लूरिलैटरल मल्टीलैटरल फोरम में, जो कि हमारे अपने ही क्षेत्र का है, यूरेशिया का है, उसमें हमारा भाग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, हुए सुधीर यादव का रुख करते हैं। सुधीर, अगर देखा जाए तो जो सेना प्रमुख है उनका दौरा हो रहा है लद्दाख पे, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके से इस पूरे दौरे को देखा जाए, तब जबकि चीन के साथ में हम देख रहे हैं कि एक असहज स्थिति लगातार बनी हुई, खासतौर से लद्दाख वाले इलाके में। बिल्कुल अरिंद, जो अभी हाल ही में घटनाएं हैं उनके तो 30 जो की रात की जो घटना हुई है, जिसमें जो चाइनीज पीएलए है उनकी तरफ से जो पेंगोंग त्सो का जो इलाका है, दक्षिणी इलाका है, वहां स्टेटस को चेंज करने की कोशिश हुई। उसके बाद से ये दौरा काफी और ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो हालात का जायजा लेंगे, जमीनी हालात का जायजा लेंगे खासतौर पर, और ऑपरेशनल तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं उन सारी चीजों का जायजा लेंगे। जो कमांडर हैं, क्षेत्रीय रीजनल कमांडर हैं वहां के, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आखिर किस तरीके की जो स्थिति है ऑन ग्राउंड, और आखिर किस तरीके से और चीजें और ज्यादा बेहतरी की और की जा सकती हैं। आखिर मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ जब ऐसी चीजें इंटरेक्ट करते हैं, ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, तो जाहिर तौर पर किस तरीके की जरूरतें हैं, किस तरीके से हमें और आगे बढ़ना चाहिए, ये खासा अहम हो जाता है। और इसके साथ ही आरिंद, एक सबसे बड़ी अहम चीज ये भी है कि जो एलएसी से सटी हुई सीमा है, काफी जगह जो सीमा है वो मार्क नहीं है, कई जगह स्थिति अनिश्चितता की बनी रहती है। तो ऐसे स्थानों पर सेना का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से हम जो अपने नियंत्रण वाला क्षेत्र है उसमें अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं, इन सारे मुद्दों को मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। तो खास तौर पर इस लिहाज से अगर हम देखें कि जो स्थिति अभी हाल में ताजा घटनाक्रम से चल रहा है, इसके मद्देनजर बहुत ज्यादा अहम दौरा है ये। जी, सुधीर आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी अभिषेक झा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी रुख करते हैं। अभिषेक, अगर जो रक्षा मंत्री का दौरा देखा जाए अपने आप में किस तरीके से महत्वपूर्ण और एजेंडे में क्या प्रमुख बातें रहेंगी, और हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि भारत जब इस प्रकार के मल्टीलेटरल फोरम पे जब रहता है तो किस प्रकार से एक बड़ी हुई भूमिका में हम बीते समय से देख रहे हैं कि लगातार भारत अपनी एक भूमिका का एक तरीके से स्थापित करता दिखाई पड़ रहा है। देखिए आरिद, दो चीजें यहाँ पर कि एक तो रक्षा मंत्री अपने रशियन जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। जो चीन के साथ आपने जैसा जिक्र किया कि जो सीमा पर जो एक असहज स्थिति है उसके परिदृश्य, उसके पृष्ठभूमि में ये एक महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि भारत और जो रशिया का डिफेंस टाई है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं होकर काफी ज्यादा सप्लायर एंड बेस्ड भी है, क्योंकि जो हमारी सेना के जो ज्यादातर हार्डवेयर हैं वो पारंपरिक रूप से रशियन बेस्ड हैं। जो सप्लाईज है, चाहे वो जो सेना के तीनों कमानों में, वो काफी ज्यादा रशिया बेस्ड है। तो एक लिहाज से ये दोनों डिफेंस मिनिस्टर का मिलना बहुत सारे चीजों को के डिस्कशंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा बात, भारत जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं मुख्य रूप से जो कि पुराने सोवियत देश से जो टूट कर अलग है, उनके मंत्रियों के साथ भी के लोग भी वहां पर होंगे, उनके साथ भी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होनी है। तो भारत जब उस इलाके में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है तो न केवल वो एक एससीओ संगठन के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका देख रहा है, बल्कि जो इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा जरूरतें हैं
और एक सुरक्षा प्रोवाइडर है, उसके तरीके से भी अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। और जी जो रशिया और चीन के साथ जो सेंट्रल एशिया के जो कुछ एक देश हैं, उनकी मुलाकात होना इस मामले में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ में। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे खास मेहमान अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ में मौजूद हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। अशोक जी, किस तरीके से देखा जाए कि चीन के साथ में जो इस वक्त एक असहज स्थिति बनी हुई है सीमा में, खासतौर से लद्दाख के आसपास में, उस पृष्ठभूमि में इस प्रकार की जो एक यात्रा है रक्षा मंत्री की, या कहा जाए हमारी जो रक्षा तैयारियों के लिहाज से हमारी जो कोशिशें हैं, उन सबको किस तरीके से आम समझ के तरीके से समझा जाए? देखिए, उसको ऐसे समझना है क्योंकि जो जब मुलाकात होगी, देखिए जो भारत और चीन के बीच में जो मसला है, जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जो गलवान में हुआ है, जो वहां से इंट्रूजन्स होते रहे हैं, जो अग्रेशन होता रहा है चीन का, देखिए उसकी जिक्र एससीओ के फोरम में नहीं होगा क्योंकि वहां पर बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होते हैं। तो इसीलिए चीन का और भारत के बीच के जो संबंध हैं, उनका मुद्दा वहां पर उस फोरम में नहीं आएगा। परंतु जो साइडलाइंस पर मीटिंग होती हैं, जैसे आपने अभी बताया है, जो आज शाम को होने वाली है जनरल शोइगु से उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग, तो वहां पर वो उनको जरूर बताएंगे जो क्या हालात हैं, क्योंकि रूस हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनसे हमारी चल रही है। करीब 60% हम वहां से अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो लेते हैं। उसके अलावा न केवल सप्लायर रिलेशनशिप है, परंतु अब मैन्युफैक्चरिंग भी, अब डिजाइनिंग भी और प्रोडक्शन भी, जॉइंट प्रोडक्शन वो भी शुरू हो रहा है। वहां से जो हमने, जब पिछली बार मई में राजनाथ सिंह जी गए थे वहां पर, तो उन्होंने बात की थी जो हमारा जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको क्या हमको जल्दी यहां पर भेजा जा सकता है। तो मुझे ये मालूम चला है जो शायद आज कुछ उसके ऊपर ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए जो दिसंबर तक वो तैयार होकर हमारे पास आने लगेगा। उसके बाद बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है जो हमने उनसे लेनी है, चक्रा क्लास लेनी है। उसके बाद AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं जो कि हमने लेनी है। तो देखिए वहां से हमारा सप्लाई भी हो रहा है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। सज्जनहार जी, एक चीज मैं आपसे, आप जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं इसमें समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने भी जब लद्दाख का दौरा किया था तो अपने जब संबोधन उन्होंने किया तो एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, कहा था कि शांति की पूर्व शर्त कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन भी होता है। क्या आप इस बात को इस तरीके से रखना चाहेंगे आगे कि भारत जो अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार बढ़ा रहा है, कम से कम ये भी एक शांति की दिशा में ही हमारे बढ़ते हुए प्रयासों के तरीके से, किस तरीके से इस बात को आप रखना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि कहा जाता है, बहुत बारी कहा जाता है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर आपने अपनी रक्षा करनी है और रक्षा करनी है, आपने शांति को बरकरार करना है, बहाल रखना है, तो तब आपको अपने आप बहुत ही सुदृढ़ बनना पड़ेगा। और इसी की दिशा में हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। जो हमको वहां से अपने, चाहे अब तो रूस से 60% है, परंतु अमेरिका से भी, इजराइल से भी, फ्रांस से भी हम जो कुछ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आगे वाला जो दुश्मन है वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। और हमने अभी जो हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हादसे हुए हैं, उससे हमने बिल्कुल पूरा संदेश दिया है चीन को, जो हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुकुंद नरवणे का वहां पर दौरा बताया, तो मेरे विचार से देखिए हौसला अफजाई के लिए तो बड़ा अच्छा है जो उन्होंने काम किया है। पैंगोंग लेक के जो साउथ सदर्न छोर पर जो वहां पर उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली हैं, तो उनको शाबाशी देंगे। परंतु इसके साथ साथ देखिए एक संदेश चीन को भी है, जो हम बिल्कुल नंबर 1 तैयार हैं और हम बिल्कुल सीरियस हैं। आप ये मत सोचिए जो आप अपना वहां पर सेबर रैटलिंग करके आप भारत को डरा लेंगे, नहीं, भारत डरने वाला नहीं है। अपनी संप्रभुता को बिल्कुल ही पूरी तरीके से, बिल्कुल एक नया भारत है और बदला हुआ भारत है, ये 62 वाला भारत नहीं। सर आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सुधीर, सेना प्रमुख का जाना वहां पर एक तरीके से, और इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से जो स्थानीय सेना के कमांडर्स हैं उनको ग्राउंड के आधार पर फैसला लेने की एक तरीके से अनुमति दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। भारत की बदली हुई रणनीति, या कहा जाए रणनीतिक लिहाज से जो सेनाएं वहां पे झेलती हैं वो फैसला ले सकती है। आपको लगता है कि ये भी सेना को एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से मौका देता है कि किस तरीके से रणनीति बनानी, और उसमें सेना प्रमुख का जाना किस प्रकार के तरीके से आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल आर्यन, देखिए ये एक साथ कई सारे मैसेजिंग दिए जा रहे हैं। एक तो सेना के तौर पर अगर हम कहें तो सेना को खास तौर पे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि मोरल बूस्टिंग है सेना के लिए, कि सेना आर्मी चीफ वहां जा रहे हैं
जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनके साथ मिलेंगे, उनको मोरल बूस्ट देंगे। एक सेना का मोरल अपने आप बूस्ट होता है कि हमारा चीफ हमारे बीच है और हमने जो कार्रवाई की है, हमने जो चीजें की हैं, उनके लिए हमारा मोरल बूस्ट होता है खास तौर पर। इसके साथ ही आर्यन दूसरी चीज ये है कि ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से हैं, वो और कैसे ज्यादा बेहतर की जा सकती है और ज्यादा मजबूत की जा सकती है, उन पर खासा ध्यान रहेगा। जब चीफ वहां रहेंगे तो एक तरह से चीजें डिस्कस होंगी कि आखिर किस किस तरह से चीजें की जानी है, तो वो खास तौर पर रहेगा। और दूसरा जो आपने कहा है, लगातार देखिए सरकार की तरफ से लगातार पिछले काफी समय से कोशिश हो रही है कि मेक इन इंडिया के साथ ही साथ जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है उनको पूरी तरह से स्ट्रांग किया जाए। उसकी के तहत जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और खासतौर पर इसीलिए ऑन स्पॉट जो आर्मी है उसको भी कुछ इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि एक जरूरत के लिहाज से, अपनी जरूरत के लिहाज से वो चीजें चाहे तो खरीद सकते हैं। एक उनको एक लिमिट तक खरीदारी की वो कीमत उनको दी गई है। तो जाहिर तौर पर सभी तरीके से अगर देखें तो सरकार का जो मैसेजिंग है वो साफ तौर पर इंटरनली भी है, डोमेस्टिक भी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपनी जमीन का एक हिस्सा भी नहीं देंगे। और एक खास तौर से चीन को भी एक खास मैसेजिंग दी गई है कि देखिए आप कोई मिस एडवेंचर बिल्कुल ना करें, गलतफहमी ना करें, हम शांति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका बहुत पूरी मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया जाएगा, ये स्पष्ट एक तरीके से सरकार की ओर से किया गया। हम रुक करते हैं, अभिषेक झा का हमारे साथ में मौजूद है। अभिषेक, मल्टी फोरम पे, एससीओ के फोरम पे तो नहीं, लेकिन जब साइडलाइंस बैठकें होंगी इस रक्षा मंत्री के इस दौरे के दरमियान जो कि वो रशिया में इस वक्त मौजूद हैं, क्या एक तरीके से ये मौका होता है कि जो ग्राउंड सिचुएशंस हैं उनको कम से कम सही प्रकार से अपने मित्र देशों को समझाना, बताना, और आखिर कोई गलतफहमी ना रहे किसी और पक्ष से रखी हुई बात को लेकर, उस लिहाज से किस तरीके से ये महत्वपूर्ण मौका रहेगा भारत के लिए? देखिए आरेंद्र, ये एससीओ के मेंबर्स स्टेट जो वहां पर हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और जब एससीओ की जो एक बैठक होगी जिसमें सभी डिफेंस मिनिस्टर्स एक साथ होंगे, वहां पर भारत के पास जरूर ये एक मौका होगा कि वो जो क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं उनको हाईलाइट कर सके, क्योंकि बायलैटरल मुद्दे तो वहां पर नहीं चलेंगे। जिन क्षेत्रीय मुद्दों में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत का, पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद होगा, ऐसे में रक्षा मंत्री वहां पर इस प्रकार की अपनी बात रख सकते हैं कि भारत किस प्रकार से आतंकवाद से परेशान रहा है, और आतंकवाद और अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म की भी काफी ज्यादा बात की है। तो उन इस मुद्दे पर अपनी बात भारत वहां पर रख सकता है, और रक्षा मंत्री जब वहां पर होंगे तो एक तरीके से ये बहुत स्पष्ट संदेश होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो कि बहुत ही क्लोज अलाई हैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में, उसके सामने भारत अगर अपना पक्ष मजबूती से रखे तो ये एक बड़ी बात होगी दुनिया के प्रमुख मंच पर। बिल्कुल, हम अशोक सज्जनहार जी का रुख करते हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि चीन की मौजूदगी हो, पाकिस्तान की मौजूदगी हो, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे जब अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर से भले ही वो बायलैटरल इश्यूज को ना उठाए, लेकिन एक जो बड़ी तस्वीर है, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, चाहे वो विस्तारवाद का मसला हो, कम से कम उस पर तो भारत अपनी बात प्रमुखता से रखेगा ही वहां पे। बिल्कुल रखेगा। और देखिए, जैसे कि आपने देखा है, पाकिस्तान का जहां तक लिवरेज था, वो जो मिडिल ईस्ट में है, वहां की जो भी देश हैं, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, वहां भी वहां के मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, वहां पर उसका बिल्कुल एकदम दबदबा खत्म हो गया पहले जो बहुत हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम है। और देखिए, दूसरा मैं कहूंगा चीन की भी, अगर हम देखें कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से चीन हरकतें कर रहा है, तो पूरी दुनिया में उसने भी अपना विश्वास खो दिया है। ये इन्हीं देश जो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपको एक दो उसमें बताऊंगा, उदाहरण दूंगा संक्षेप में सर जी, बहुत संक्षेप में जी। रूस में उसने व्लादिवोस्टोक के 160 साल का वहां पर उन्होंने जश्न मनाया है। उसके ऊपर चीन ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, जो व्लादिवोस्टोक तो हमारा जगह हुआ करती थी, आप कहां से उसको लेकर गए हैं। तजिकिस्तान को उसने कहा है जो पूरा आपका पामीर प्लेटो है वो सारा हमको बिलोंग करता है। तो देखिए, उसका जो विस्तारवाद नीति है वो केवल भारत के विरुद्ध नहीं है, साउथ चाइना सी के विरुद्ध नहीं है, इन देशों के विरुद्ध भी है। और हमको इसको अच्छा मौका लेना चाहिए और इसको बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, और शायद इसीलिए भारत का जो एक भूमिका है जो वैश्विक मंच पे, वो लगातार बढ़ती जा रही है और भारत उसमें अग्रणी तरीके से अपना योगदान भी दे रहा है। तो निश्चित तौर से ये जो रक्षा मंत्री की यात्रा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इसके अलावा हमारे दोनों सहयोगी जुड़े थे, सुधीर यादव और अभिषेक झा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्र की और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम यानी USISPF के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन आज रात 9 बजे होगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। बीती 31 अगस्त को शुरू हुए इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की इस साल की थीम US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। इस थीम में भारत और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय करने में आसानी, तकनीकी अवसरों में आम अवसर और चुनौतियां, आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर शामिल किया गया है। इस वर्चुअल समिट में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सुधाकर, क्या बड़ी बातें हो सकती हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो ये लगातार या कहा जाए उत्तरोत्तर एक तरीके से वृद्धि ही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से एक ऐसे वक्त में हमको पता है कल ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है आर्यन, और जिसमें भारत जो है टॉप 50 कंट्रीज में शामिल हो गया। 48वां रैंक जरूर है। एक वक्त साल 2015 में जब बात की जाए तो भारत का 81 रैंक था, 81वां रैंक था और लगभग आधा करीब घट के हो गया। और भारत की लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि टॉप 25 कंट्रीज इनोवेशन के मामले में वो भारत बने, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर इस बैकग्राउंड में देखें और निश्चित तौर पर जो एक तरह से भारत ने महामारी में भी, इस आपदा में भी एक तरह से चुनौतियों का मुकाबला किया है और उसको एक तरह से अवसर में बदला है। उस बैकग्राउंड में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक मंच है जो दोनों देशों के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको गवर्नमेंट से सीधे इंटरैक्ट करने का मौका देता है और साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है दोनों देशों के बीच। US हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हमको पता है करीब 2019 में $150 बिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज में व्यापार हुआ था। और ये व्यापार महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर बाकी देशों के मुकाबले बात करें तो भारत और US के बीच व्यवसाय जो है लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उनका भी ये मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि ये जो $150 बिलियन का व्यापार है वो 2025 तक $300 बिलियन के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारी संभावना है, चाहे आपने जो जिक्र किया कोल गैसिफिकेशन जैसे क्षेत्र है, हाई मैन्युफैक्चरिंग, तमाम क्षेत्र हैं, उसमें अभूतपूर्व अवसर है। और जो लगातार हम जो बात कर रहे हैं भारत में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो। जी सुधाकर, फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को एक बार फिर से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1267 समिति के तहत 2 भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान के इस कदम को अवरुद्ध कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आतंकवाद पर 1267 विशेष प्रक्रिया को धार्मिक रंग देकर इसका राजनीतिकरण करने की पाकिस्तान की कोशिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नाकाम हो गई है। हम परिषद के उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इस प्रयास को अवरुद्ध किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से चीन का समर्थन पाने वाले पाकिस्तान ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में 4 भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। 4 नामों में से सुरक्षा परिषद ने पहले ही 2 नामों को खारिज कर दिया था और बाकी के 2 नाम अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा एक प्रस्ताव का कल खारिज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के दावे को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत उसमें नहीं मिला है। इससे पहले भी फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबूत पेश करने का समय दिया था, लेकिन इस्लामाबाद अपने दावों को प्रमाणित करने में विफल रहा है।
संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने के निर्णय को लेकर हो रहे विवाद पर सरकार ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को इस कदम के बारे में पहले ही बता दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को छोड़कर सभी दलों ने इस व्यवस्था पर सहमति जताई है। कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के नेता डेरेक ओ ब्रायन के अलावा सब पार्टी के नेता, जब हमने बात की, उन्होंने क्वेश्चन आवर डिस्पेंसेशन करने का, सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एग्री हुआ है। और कई नेता, वरिष्ठ नेता ये हद तक भी कहा है ये विशिष्ट परिस्थिति है, कितने जल्दी जरूरी कामकाज निकल के आप ये खत्म कर सकते हो वो खत्म करो। ये भी सुझाव हमको अपोजिशन से मिला है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हम किसी भी चर्चा से भाग नहीं रहे हैं और हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तरफ से मैं क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, कभी भी हमने ये नहीं कहा 0 ओवर नहीं रहेंगे, 0 ओवर रहेंगे। और हमने तो सुझाव दिया है माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन साहब को, आधा घंटा करने से ठीक होगा, लेकिन अल्टीमेटली स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। आधा घंटा होगा, 40 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय ऑनरेबल स्पीकर एंड ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा। जो कुछ भी बीएसी में डिसाइड होगा वो सब इशू के चर्चा के करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। और अनस्टार्ड क्वेश्चन के लिए भी सरकार ओपन है। हमने ऑलरेडी माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन साहब को अनस्टार्ड क्वेश्चन लेने के लिए, उसका जो शेड्यूल वगैरह करने के लिए हमने गवर्नमेंट के तरफ से ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है। करीब 5.5 महीने से देश भर में थमी मेट्रो सेवाएं सोमवार से एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। अनलॉक 4 के तहत पूरे देश में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन कोरोना काल में यात्रियों के लिए मेट्रो में सफर का अनुभव पहले से काफी कुछ अलग रहने वाला है। जब मेट्रो चलेगी तो न सिर्फ यात्री बल्कि मेट्रो कर्मचारी के लिए भी एक नया अनुभव होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी सावधानियां बरतनी अनिवार्य होंगी। That whilst we welcome the resumption of metro services, a decision which has been taken after very careful and very deep consideration, the catchword and the buzzword here is caution and care. मेट्रो संचालन को लेकर जारी एसओपी के बाद अब दिल्ली मेट्रो ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन जब यात्री मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। कौन कौन से हैं ये नियम और कैसी है दिल्ली मेट्रो की तैयारी, इस पर दिल्ली में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेट्रो की सेवा एक बार फिर से आरंभ होने जा रही है। जब आप मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे तो बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। दिल्ली मेट्रो ने यहाँ बाकायदा बोर्ड लगाए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहाँ पर तमाम जो नियम हैं वो आपको पालन करना है। सबसे पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है। किस तरह से आप अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के और अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बैगेज जो है सैनिटाइज किया जाएगा। सामान की सुरक्षा जांच होने के बाद आपकी भी जांच की जाएगी। अगर आपको अपना कार्ड रिचार्ज कराना है तो उसके लिए भी यहाँ पर खास तौर पर मशीन लगाई गई है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो उसके लिए यहाँ पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि मौजूद हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। जगह जगह निशान लगाए गए हैं। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। हर गेट के ऊपर एक गार्ड मौजूद रहेगा जो ज़्यादा भीड़ नहीं होने देगा। बाकायदा सामाजिक दूरी को अपनाने के लिए ये पूरा साथ देंगे। मेट्रो के अंदर इस तरह के स्टिकर लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कृपया यहाँ न बैठें, कोविड-19 को रोकने के लिए मदद करें। यहाँ बाकायदा एक सीट छोड़कर एक सीट पर ये स्टिकर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मेट्रो के अंदर यात्रा करने जा रहे हैं तो इन नियमों का पूरी तरह पालन करें। कैमरामैन एमजी सुरेंद्र के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और खबर अब बाढ़ से जुड़ी हुई। बिहार में बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम आज मुजफ्फरपुर दौरे पर है। 6 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल कर रहे हैं। ये टीम दरभंगा और गोपालगंज जिलों का भी दौरा करेगी। इन 3 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कल शाम पटना पहुंचने के बाद टीम ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके बाढ़ से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों में बाढ़ से हुई क्षति के बारे में टीम को जानकारी दे दी गई है। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले टीम एक बार फिर से अधिकारियों के साथ बैठक करके जानकारी हासिल करेगी। टीम आपदा प्रबंधन से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य को दी जाने वाली सहायता का निर्धारण करेगी। इस बीच बिहार में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें अभी भी राहत के काम में लगी हुई हैं। वहीं बाढ़ में सुधार को देखते हुए सामुदायिक रसोई की संख्या भी कम कर दी गई है। राज्य सरकार के अनुसार 14.5 लाख से अधिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राहत के रूप में प्रति परिवार 6,000 रुपए की राशि दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर खोले गए हैं। प्रभावित आबादी को सूखा राशन और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगा नदी पटना में अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर को अब कोई खतरा नहीं है। बात कर्नाटक की। कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकुर और कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने दक्षिण और उत्तर कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश के प्रभाव से बचने के लिए बेंगलुरु के नगर निगम का नियंत्रण कक्ष सक्रिय है। दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ तथा उडुपी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी के बीच इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी चेतावनी की उसकी जारी की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने पिछले महीने बेलागवी और विजयपुरा जिले में बारिश से संबंधित नुकसान का आकलन करने के लिए एक हवाई सर्वेक्षण किया था। उधर बेंगलुरु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। चित्रदुर्ग, दावणगेरे समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, तो कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट की चेतावनी भी जारी की गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद है हमारे साथ में। सलमान हैदर मौजूद हैं पटना से, उनके साथ जुड़ते हैं। सलमान, अगर बात की जाए तो इस वक्त बाढ़ की स्थिति क्या है और जो केंद्रीय टीम पहुंची है क्या उन्होंने अपना फील्ड का काम शुरू कर दिया है? जी, इस समय जो केंद्रीय टीम है 6 सदस्यों वाली, वो मुजफ्फरपुर के दौरे पर है और मुजफ्फरपुर में इस समय बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ कि क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या सहायता की, किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, आर्थिक सहायता या जो भी और सहायता की ज़रूरत है, इस बारे में चर्चा हो रही है। कल शाम को ये टीम यहाँ आई थी, पटना पहुँची थी। तो आने के फौरन बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग के चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत और जो बाकी विभाग हैं, कृषि विभाग है या सिंचाई विभाग है, इन सारे विभागों की बैठक उन्होंने ली और जो ज़रूरी जानकारियां इकट्ठा करनी थी वो उन लोगों ने इकट्ठा की हैं। और आज जो है वो मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं। इसके बाद वो लोग गोपालगंज भी जाने वाले हैं, फिर दरभंगा जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है। जी शुक्रिया सलमान इस बातचीत और अपडेट्स के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हम इसी बारिश से जुड़ी खबर जो कि कर्नाटक में किस प्रकार की स्थिति है उस पर अधिक बातचीत करने के लिए बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, इस वक्त क्या अपडेट है अगर पूरे कर्नाटक, खासतौर से दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लिहाज से बात की जाए, बारिश का क्या हालात है इस वक्त? देखिए अरविंद, कर्नाटक में साउथ वेस्ट मानसून जो है पिछले 1 महीने से सक्रिय है और कर्नाटक में पिछले 1 महीने से काफी तेज बारिश है। और जो कोस्टल कर्नाटक, तटीय कर्नाटक है, यहाँ दक्षिण कर्नाटक और कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी, जिसके बाद कर्नाटक के तमाम जलाशय के जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए, क्योंकि तमाम जलाशय जो है खतरे के निशान के ऊपर भर चुके हैं। और अब भी इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने ये अनुमान लगाया है कि 5 तारीख तक कर्नाटक में तेज बारिश होगी, खासकर बैंगलोर में तेज बारिश हो सकती है। कल भी बहुत तेज बारिश हुई थी, करीब 66 mm बारिश कल रिकॉर्ड की गई है। और अब तक कर्नाटक में पिछले 1 महीने से लेकर आज तक
कर्नाटक में करीब 800 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी एक रिकॉर्ड रेनफॉल दर्ज किया गया है इस साल। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार ने अब इन इलाकों में सतर्कता बढ़ाया है। और खासकर बैंगलोर में अगर जब बारिश शुरू होती है, तेज हवाएं होती है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लो लाइन एरिया में होती है, जहाँ पर पानी भर जाता है घरों में। और इसके अलावा पेड़ जो है कई इलाकों में, बैंगलोर एक गार्डन सिटी है, तो कई इलाकों में पेड़ गिरने से काफी क्षति होती है और नुकसान भी होता है। तो इसको संभालने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटका में खासकर बैंगलोर में बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ने कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया है और आगाह किया है कि तेज बारिश से पहले ही लोग सतर्क रहें और तमाम एहतियात बरतें। जी शुक्रिया आयशा इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई व नीट परीक्षा दे रहे छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि छात्र इस विषम परिस्थितियों में अध्ययन करके परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार की परीक्षाओं में पिछली बार के मुकाबले छात्र उपस्थिति में मुश्किल से 10% का ही अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में परीक्षा कराने का फैसला किया है। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसओपी जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। हमने जो भी कदम उठाए वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उठाए। मैंने पहले भी कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पहला और उसके बाद भविष्य दूसरा, इन दोनों को हम छोड़ नहीं सकते। यदि 5-7-10% को यदि देखा जाए तो मुश्किल से 10% का जो है अंतर है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या या कहा जाए जो दर है वो 77.09% हो गई है। वहीं अब तक करीब 29,70,492 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 7वें दिन 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.75% पर पहुंच गई है। देश के 6500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आज 8 प्रकार की न्यूट्रिशन मेडिसिन लॉन्च की गई हैं। इन दवाइयों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए इसका खास ध्यान रखा गया है। साथ ही कोरोना काल में विटामिन, प्रोटीन और न्यूट्रिशन गरीब लोगों को मिले इसको भी ध्यान में रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सस्ती दवा से देश के गरीब को 2,500 करोड़ का फायदा हुआ है। अब डॉक्टर जेनरिक दवा लिख रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका फायदा हो रहा है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें। और व्यापार जगत की खबरों को हमारे साथ लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। आंचल, क्या महत्वपूर्ण खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। तो बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्रालय की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक और जो एनबीएफसी प्रमुख हैं उनके साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। कोविड-19 से जुड़े वित्तीय दबाव के समाधान के साथ साथ इस बैठक में रिजर्व बैंक की ओर से ऐलान किए गए वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा संभव है। ये समीक्षा बैठक कारोबारियों और व्यक्तिगत कर्ज धारकों को पूंजी संकट से बचाने के लिए की जा रही है। इसमें नीतियों का अंतिम प्रारूप बनाने और बैंकों में इसे सही तरीके से लागू करने, योग्य कर्ज धारकों की पहचान करने के अलावा योजना को कैसे तेज और समग्र रूप से लागू किया जाए इस पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसीज के जो शीर्ष प्रबंधन है उसके साथ वित्त मंत्री कोविड-19 संबंधी जोखिम वाले कर्ज के समाधान ढांचे और इसके बेहतर क्रियान्वयन पर भी बातचीत कर सकती हैं। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में ही मौद्रिक नीति की जो बैठक हुई थी उसके बाद बैंकों को कॉरपोरेट और खुदरा कर्ज की पुनर्गठन की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्ज धारकों के लिए जो लोन मॉरेटोरियम की सुविधा थी वो 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। वहीं बकाया भुगतान पर कर्ज धारकों को सहूलियत देने के लिहाज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैंक प्रमुखों के साथ जो ये बैठक हो रही है उसे काफी अहम माना जा रहा है।
रुक करते अगली खबर का, जो कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, जिसने माल ढुलाई यानी कि फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन को अब और आसान बना दिया। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि उसने रेलवे के जरिए माल ढुलाई के लिए बुकिंग करने के लिए एक ऑल इंडिया नंबर जारी किया है। इस नंबर की मदद से कारोबारी, व्यापारी और आपूर्तिकर्ता भारतीय रेलवे द्वारा ढुलाई के लिए अपनी बुकिंग करवा सकेंगे और उन्हें इसके लिए अब घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ऑल इंडिया टेलीफोन नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 139। इस नंबर पर फोन लगाकर अब कारोबारी, व्यापारी और सप्लायर्स अपने माल की बुकिंग कर पाएंगे। ये सुविधा उन्हें घर बैठे मिलेगी ताकि महामारी की चपेट में आने से वो अपने आप को बचा पाए। और वहीं सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को अतिरिक्त ढील देते हुए कोविड-19 से पहले के स्तर की तुलना में 60% क्षमता के साथ घरेलू उड़ानों को संचालित करने की बुधवार को अनुमति दे दी। इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय ने 26 जून को विमानन कंपनियों को कोविड-19 से पहले जो अधिकतम क्षमता थी वो 45 की थी और उसी के साथ उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी थी। कोरोना वायरस महामारी के चलते 23 मार्च से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत मई से स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हैं। इसके साथ ही द्विपक्षीय एयर बबल के तहत भी उड़ानें संचालित की जा रही हैं। तो आज व्यापार प्राइम में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए मेरे सहयोगी आरिंदर के पास। शुक्रिया चलिए इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात बांग्लादेश से जुड़ी खबर की। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने विधवा हिंदू महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की सारी जायदाद में हिस्सा लेने की हकदार हैं। इससे पहले के कानून में कहा गया था कि हिंदू महिलाएं केवल अपने पति की वास भूमि में ही हकदार हैं। न्यायमूर्ति मिफ्ताफ उद्दीन चौधरी की पीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया और वर्ष 2004 के लोअर कोर्ट के फैसले की पुष्टि कर दी। उधर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्का परिषद के महासचिव राणा दास गुप्ता ने हाई कोर्ट के इस फैसले की प्रशंसा की और कहा कि इससे असहाय हिंदू विधवा महिलाओं के हितों की सुरक्षा होगी। बताया उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को हिंदू महिला अधिकार संपत्ति कानून 1937 के तहत अधिकार मिले हैं। इसके तहत अब तक हिंदू महिलाओं को अपने पति की सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। और हम अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 2,61,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं और इस वायरस के कारण 8,66,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान भी जा चुकी है। इस वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है, जहां अब तक 62,97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,89,000 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। मार्च के बाद पहली बार न्यूयॉर्क में जिम खुले और जहां लोग बड़ी एहतियात के साथ पहुंच रहे हैं। संक्रमण के खतरे के बीच फिटनेस के शौकीन लोगों को शहर के जिम में मास्क और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस की बुरी तरह से गिरफ्त में आए ब्राजील में कल आखिरकार आंकड़े कुछ राहत भरे रहे। पिछले 3.5 महीनों में पहली बार ब्राजील में पिछले हफ्ते कोरोना के कारण मौत के मामलों का औसत प्रतिदिन 900 से कम हुआ। विशेषज्ञों और चिकित्सकों का कहना है कि इसे महामारी के ग्राफ के नीचे गिरने के शुरुआत का संकेत माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। ऐसे में जब लोगों के पास इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन नहीं है, यहाँ के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर ही महामारी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ब्राजील में संक्रमण के अब तक 40 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बात इटली की। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके स्टाफ ने बुधवार को बताया कि 83 साल के सिल्वियो फिलहाल आइसोलेशन में हैं। वे कुछ समय पहले सार्डिनिया की यात्रा पर थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस के टेस्ट का निर्णय किया था। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिल्वियो अपने घर में ही काम करते रहेंगे। वे ठीक होने के बाद अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार जारी रखेंगे। इटली में सितंबर में लोकल चुनाव होने वाले हैं। देश में अब तक 2,71,515 मामले सामने आ चुके हैं और 35,000 से ज्यादा लोगों की इटली में मौत भी हुई है। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता और रेसलर ड्वेन जॉनसन और उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित होने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। 48 वर्षीय ड्वेन ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां करीब 2-2.5 हफ्ते पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे।
डोयन ने कहा है कि वह बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा समय रहा जिससे हमारे परिवार को गुजरना पड़ा। हालांकि सभी लोग कोरोना से उबर चुके हैं। डोयन ने आगे बताया कि उनके बच्चों को कुछ दिनों पहले गले में खराश हुई थी, इसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी है कि एक परिवार के रूप में हम ठीक हैं, हम कोविड-19 मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटों से शक्तिशाली तूफान के टकराने के बाद बृहस्पतिवार को बेहद तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई घरों में बिजली प्रभावित हुई है। प्रकृति के इस कहर से अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया है कि यहाँ 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान मेसक बृहस्पतिवार को सोक्चो शहर के पूर्वी तट पर था और अब यह उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी संभावना है कि यह तूफान कुछ घंटों में कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल जाएगा। तूफान की वजह से दक्षिण कोरिया के 2400 से ज्यादा लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि बाढ़ की वजह से दर्जनों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहीं बुसान के दक्षिणी हिस्से में खिड़की के शीशे की वजह से टूट जाने की वजह से घायल हुए एक महिला को बाद में मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के गृह एवं सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुसान के निकट 4 परमाणु संयंत्र बिजली आपूर्ति संबंधी दिक्कत के बाद अपने आप बंद हो गए। हालांकि यहां रेडियोधर्मी कणों का हिसाब नहीं हुआ है। और अब खेल की खबरों पर डालते हैं नजर। और खेल की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ खास खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुक्रिया आर्यन। तो खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आज यूएस ओपन के अपने दूसरे दौर का मुकाबला खेलने उतरेंगे। दूसरे दौर में सुमित का सामना विश्व नंबर 3 डोमिनिक थीम से होगा। नागल ने पहले दौर के मैच में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से मात दी थी। 7 साल में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। सुमित से पहले 2013 में सोमदेव देववर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। टेनिस के बाद अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी नई साइनिंग के तहत नीदरलैंड्स के मिडफील्डर डॉनी वैन डे बीक के साथ 5 साल का करार किया है। इस बात की जानकारी क्लब ने दी। इससे पहले डॉनी वैन डे अयाक्स एम्स्टर्डम से जुड़े हुए थे। वैन डे ने 11 साल की उम्र में अयाक्स क्लब को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने अयाक्स की ओर से खेलते हुए 175 मैचों में 41 गोल किए। उन्होंने अपने दमदार खेल के दम पर क्लब को डच लीग का खिताब 2018-19 में दिलाया था। फ्रेंच फुटबॉल क्लब को जबरदस्त झटका लगा है। खबरों के मुताबिक क्लब के स्टार खिलाड़ी नेमार, एंजल डी मारिया और लिएंड्रो पैरेडेस कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि हाल ही में पीएसजी को चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख के हाथों हार का मुंह भी देखना पड़ा था। बात कर लेते हैं टूर डे फ्रांस की। टूर डे फ्रांस के 5वीं स्टेज में बेल्जियम के वूट वैन एर्ट ने बाजी मारी। एर्ट स्प्रिंट के सबसे तेज रहे और उन्होंने अपनी इस तेजी को कम नहीं होने दिया। वहीं 5वीं स्टेज में दूसरे स्थान पर डच साइक्लिस्ट सीस पोल रहे, जबकि तीसरा स्थान आयरलैंड के सैम बेनेट ने हासिल किया। उधर फ्रांस के जूलियन एलफिलिपे ने 5वें स्टेज में आकर अपनी ओवरऑल बढ़त को खो दिया। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं मेरे सहयोगी आर्यन के पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। कोरोना से अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अब रासायनिक लेप से युक्त मास्क बनाए जा रहे हैं। ये मास्क जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा पटना और वैशाली जिले में तैयार किए जा रहे हैं। मास्क पर लगाने के लिए रासायनिक लेप आईआईटी मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए जीविका दीदी ऐसा मेडिकेटेड मास्क तैयार कर रही हैं जिसको लगातार 6 महीने तक बगैर धोए भी पहना जा सकता है। आईआईटी मुंबई के सहयोग से जीविका दीदियां ये मेडिकेटेड मास्क तैयार कर रही हैं। फिलहाल वैशाली के लालगंज और पटना के बीटा की जीविका दीदियों को आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा इस तरह का मास्क बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे वैशाली जिला में जीविका दीदियों के द्वारा 16 ब्लॉक में मास्क उत्पादन का काम हो रहा है। अभी तक 5 लाख
तकरीबन 5 लाख का मास्क प्रोडक्शन अभी तक हो चुका है। हम ICDS, स्वास्थ्य विभाग, जिला नसारत जैसे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मास्क का सप्लाई दे चुका है और मार्केट में भी हमारा मास्क उपलब्ध कराने के लिए अभी कोशिश हो रहा है। मास्क तैयार कर रही इन जीविका दीदियों का कहना है कि IIT मुंबई द्वारा बनाए गए रासायनिक घोल से पहले लेप बनाया जाता है और बाद में गर्म पानी में इस मिश्रण को घोलकर इसमें मास्क को अच्छे से धोकर सुखा दिया जाता है। अंत में मास्क की पैकेजिंग कर दी जाती है। ड्यूरा कोटेड तकनीक से बने इस मेडिकेटेड मास्क की खासियत ये है कि रासायनिक घोल लगाने के बाद मास्क का 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद मास्क को 20 से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल किया जाए तो उसका सुरक्षात्मक गुण बना रहता है। और अभी हमारे जो मुंबई से जो ट्रेनिंग मिली है मेडिकेटेड मास्क की, तो उससे तो और सुरक्षित होगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मास्क होता था तो उससे एक बार 2 बार पहनने के बाद वो जो वायरस होता था वो अंदर जा सकता था, लेकिन अभी जो मेडिकेटेड मास्क जो बन रहा है उससे अगर हम 20-25 बार भी धोएंगे तो ये जो एंटीबायोटिक जो है वो नहीं जाएगा और सुरक्षित लोग रहेंगे। मास्क पहन के आराम से कहीं भी जा सकते हैं और एक मास्क को कई बार यूज कर सकते हैं, बार बार उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकेटेड मास्क 2 लेयर 3 प्लेट्स का है जिसे रासायनिक घोल में डालकर विषाणुरोधी बनाया जाता है। इसको पहनने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है। फिलहाल हर जीविका दीदी प्रतिदिन 200 से लेकर 600 तक मास्क बना रही हैं। इससे इन्हें 500 से लेकर 1000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। बिहार में पहली बार हमारे बिहटा में मेडिकेटेड मास्क का कार्य प्रारंभ हुआ है IIT मुंबई के तरफ से। अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जीविका दीदी के द्वारा ही निर्मित मास्क का उपयोग निर्वाचन में होना है। इस तरह ये लोग जहां लोगों को कोरोना से बचा रही हैं, वहीं मास्क का निर्माण करके जीविका दीदियां आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। वैशाली से रतन कुमार और पालीगंज से विपुल कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और कल से शुरू हुए मशहूर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिला, जब दुनिया की तमाम बड़ी फिल्मी हस्तियां मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दूर दूर खड़ी नजर आईं। दुनिया का ये सबसे पुराना फिल्म समारोह बेहद खास है, क्योंकि यहाँ ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले दावेदार फिल्मों का प्रदर्शन होता है जिन पर सबकी निगाहें रहती हैं। खास बात ये भी है कि कोरोना महामारी के आने के बाद ये पहला बड़ा फिल्मी समारोह है जिसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो इसी खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।